Good morning, all. Today we are continuing our chapter 4 of history, tribals, ticus and the golden age. तो ये हमने स्टार्ट किया था कल, कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। तो क्या थे फॉरेस्ट लॉज? ब्रिटिशर्स जो थे वो नए लॉज लेके आए थे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट में रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। एक्चुअली उनका मोटिव क्या था कि जो सारे फॉरेस्ट पे ट्राइबल्स का ही मतलब कंट्रोल है, तो उस कंट्रोल को थोड़ा सा कम करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इन्हीं का मतलब कंट्रोल रहेगा तो पूरे एरिया में, तो हम इनसे कैसे टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे और ये जंगल के जो प्रोड्यूस हैं वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे झूम कल्टीवेशन को रोक दिया, एनिमल हंटिंग को रोक दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो इनकी लाइफ थी, ट्राइबल्स की जो लाइफ थी, वो बहुत वर्सली इफ़ेक्ट हुई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि रिबेलियस हो गए। तो होना ही पड़ेगा, कोई किसी को किसी के घर से निकालेगा तो वो रिबेल तो हो करेगा ही। तो लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ आया कि हमें लेबर भी तो चाहिए जंगल्स में, फॉरेस्ट में। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को वहाँ अलाउ कर दिया, मतलब कुछ एरियाज़ में जो है वो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स की बात मान ली और कुछ एरियाज़ में नहीं मानी। तो इस तरह से उनके रिफॉर्म्स जो हैं वो कई जगह पे अनसक्सेसफुल हो गए। तो नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। तो अब ट्रेड में क्या प्रॉब्लम थी? तो 19th सेंचुरी में जो है बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स जो हैं वो फॉरेस्ट में आना चाहते हैं। फॉरेस्ट में आने का मतलब है कि फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है उससे बहुत सारा इनकम अर्न करना चाहते हैं वो लोग। तो मनी लैंडर्स क्या करते थे, उनको वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लैंडिंग करते थे, और ट्रेडर्स क्या करते थे, बहुत ही लेस रेट पे उनसे जो है वो आउटपुट ख़रीदते थे। तो इस तरह से जो है वो मतलब हर कोई इनको ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। और ब्रिटिशर्स भी ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए थे जिससे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होता और इनका नुकसान होता। तो इस तरह से जो है वो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और फिर इनको लगा कि अगर ये सब लोग ऐसे ही मिलके हमें एक्सप्लॉइट करते रहे तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक केस लेते हैं, जैसे सिल्क ग्रोअर्स थे। सिल्क तो जो है वो सिल्क के लिए कोकून की ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि कोकून को जो है वो रियरिंग करते थे, और यूरोपियन मार्केट में सिल्क की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ही हाई प्राइस पे जो है वो सिल्क सेल होता था। तो ये लोग क्या करते थे, जो कोकून्स हैं इनको बहुत ही लेस प्राइस पे परचेज़ कर लेते थे। मींस 1000 कोकून्स के ओनली 3 और 4 रुपीज़, ठीक है। आज के टाइम पे तो 3-4 बहुत कम है, उस टाइम पे थोड़ी तो ज़्यादा थी इनकी वैल्यू। तो 3-4 रुपीज़ का, और अब जब ये बाहर जाएगा तो ये कम से कम 5 टाइम्स जो है वो इसका प्राइस हो जाएगा। मीन्स अगर 3 रुपीज़ का यहाँ लिया है तो वो 15 रुपीज़ का वहाँ सेल होगा। तो लेकिन इनको बीच में कुछ नहीं मिलता था, मतलब जिसने एक्चुअल काम किया है उसको कुछ भी नहीं ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो बीच में ट्रेडर्स हैं ये हाई प्रॉफिट्स कमाते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। और सिल्क का जो मार्केट है ये इंडिया में बहुत बड़ा था। मीन्स यहाँ से बहुत अच्छा खासा सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता था, क्योंकि यूरोप मार्केट में या अदर कंट्रीज़ में और ऑलमोस्ट ऑल ओवर कंट्रीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी इंडियन सिल्क की, क्योंकि यहाँ का जो सिल्क है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही हाई क्वालिटी का। तो इस तरह से जो सिल्क ग्रोअर्स थे इनको बहुत ही कम अर्निंग जो है वो होती थी। तो इनको लगता था कि ट्रेडर्स जो हैं ये हमारे एनिमीज़ हैं। तो नेक्स्ट केस जो है हम वो देख रहे हैं कोल माइंस का। कोल माइंस जो है वो जैसे जंगल का एरिया है, वहाँ जंगल क्लियर करके नीचे माइन में से कोल निकाला जाता था। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब कोल की माइनिंग करेंगे तो ऊपर से जंगल तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और सेकेंडली क्या होता था कि जब कोल माइनिंग होती थी तो ये डीप माइंस होती थी, बहुत ही टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी हाई थी नहीं, तो बहुत डीप जाने के कारण जो है मींस इनका सफोकेशन बहुत होती थी, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था जो वर्कर्स जो हैं कोल माइंस में काम करते थे। मींस अगर हम देखें यहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा कि 1920 में ओवर 2000 वर्कर्स जो हैं वो डाई हो जाते थे इस टाइम पीरियड में, मतलब 2000 वर्कर्स एवरी ईयर डाई हो जाते थे
क्योंकि वो कोल माइंस में काम करते थे। सफोकेशन हो जाती थी समटाइम्स, जैसे वेदर के कारण भी हो जाता था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत पुअर थी उस टाइम पे, लेकिन कोल माइनिंग होती थी। नेक्स्ट आता है द सर्च फॉर वर्क। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स, प्लाइट मीन्स द दशा, उसकी उनकी कंडीशंस। द ट्राइबल्स की जो कंडीशन थी वो ये थी कि अब उनको अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा था काम ढूंढने के लिए, ठीक है। तो टी प्लांटेशन स्टार्ट की गई। टी प्लांटेशन उसी टाइम की बात है जब स्टार्ट हुई, उससे पहले नहीं होती थी। और माइनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई। तो ट्राइबल्स को जो है वो मतलब रिक्रूट करा गया इन दोनों कामों में, टी प्लांटेशन में भी और कोल माइंस में भी। तो ये जो है मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स इनको हायर करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन इनको वेजेस बहुत ही कम पे करते थे और कोशिश करते थे कि वो लोग घर नहीं जाएं, यहाँ ओवर टाइम काम भी करें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इनका हो रहा था। तो उसके बाद आता है कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग टाइम पे रिबेल करा। मतलब ऐसा नहीं है कि था कि ये सब लोग मिलके एक ही टाइम पे रिबेलियस हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पे रिबेल कर रहे थे, अपना रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे थे। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे है कोल्स हैं, इन्होंने 1831 से 32 के बीच में रिबेल करा। संथाल्स हैं 1855 में, बस्तर में जो सेंट्रल इंडिया में ब्रोकआउट हुआ वो 1910 में, वर्ली महाराष्ट्र में 1940 में। तो जो मूवमेंट थी बिरसा मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी एक ऐसी ही मूवमेंट थी। तो बिरसा मूवमेंट सबसे ज़्यादा फेमस मूवमेंट थी। तो क्या थी वो मूवमेंट, पहले ध्यान से समझते हैं इसको कि बिरसा कौन था। बिरसा 1870 में इसका बर्थ हुआ। हमने पहले भी बात करी थी कि वो जंगलों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता था। बिरसा जो था एक बहुत ही गरीब फादर का सन था। जंगलों के आसपास, भोंडा के आसपास ही सारा उसका बचपन निकला। उसने शीप ग्रेजिंग करता था, बांसुरी बजाता था और डांसिंग करता था। क्योंकि बहुत गरीब थे तो उसके फादर को काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता था। तो एक एडोलेसेंट था, वो एडोलेसेंट मतलब टीनेज में था। तो बिरसा ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी कि मुंडास जो थे, मुंडा उनकी ट्राइब का नाम था, कि मुंडास कैसे अपराइज हुए थे, ठीक है। तो उनके लीडर्स कैसे अपनी कम्युनिटी का जो है रिवोल्ट करते थे अगर कोई उनके अगेंस्ट कुछ करता था। तो इस तरह से दे टॉक्ट ऑफ अ गोल्डन एज। तो वो हमेशा गोल्डन एज की बात करते थे। गोल्डन एज का मतलब क्या था कि वो टाइम होगा जब सब डिकूज़ जो हैं, डिकूज़ मतलब आउटसाइडर्स, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो मनी लैंडर्स हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों। तो बिरसा मुंडा जो है वो ऑलवेज़ उस गोल्डन एज के बारे में सुनते आ रहे थे कि कभी ऐसा गोल्डन एज आएगा जब इन सब का कोई भी इंटरफेरेंस हमारे यहाँ नहीं होगा। तो मुंडा की जो है इसने अपनी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू करी। मतलब देखो हम आगे देख रहे हैं कि बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल में जाता था, मतलब एक क्रिश्चियन स्कूल में जाता था। तो वहाँ के मिशनरीज़ से ही अपनी सारी मतलब बातें सुनता था उनकी। तो उसने यहाँ पे ये सुना था कि मुंडास को उनका किंगडम दोबारा मिल सकता है। तो ये लोग क्रिश्चियन लोग ऐसा बोलते थे मुंडास को कि आप लोगों को आपका जो किंगडम है, मतलब जिसको किंगडम ऑफ हेवन आप बोलते हो, वो आपको दोबारा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि अगर आप अपनी सारी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दो और आप क्रिश्चियंस को ज्वाइन कर लो। अब क्या क्या बैड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ये लोग स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, ठीक है, टूना टोटका ये सब कुछ करते थे। तो ये काफ़ी और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे माहौल में नहीं रहते थे, मीन्स थोड़ा क्लीनिंग के ऊपर कम ध्यान देते थे। तो ये तो इनकी एक्चुअल में बैड प्रैक्टिसेस थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कुछ बैड प्रैक्टिसेस छोड़ दो और सेकेंडली आप क्रिश्चियंस को फॉलो करने लग जाओ, तो आपको आपका किंगडम जो है वो दोबारा मिल सकता है। तो और मुंडास जो थे उनको ये बातें इतनी ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट नहीं करी। वो भी एग्री करते थे कि बैड प्रैक्टिसेस इज़ ओके, मतलब हम लोगों में अगर ये बुरी बातें हैं
तो वो तो ठीक है कि उनको छोड़ना चाहिए, बट क्रिश्चियंस को फॉलो करके कुछ मिलेगा, इस बात से वो एग्री नहीं करते थे। तो मुंडास जो है वो एक वैष्णव प्रीचर मतलब विष्णु भगवान के बारे में जो मतलब प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, तो उनके साथ भी इसने काफ़ी कंपनी की बिरसा ने। तो उसमें तो इसने मतलब जो वो जनेऊ होता है कुछ वो भी धारण किया, मतलब सेक्रेट थ्रेड का मतलब है जो एक धार्मिक धागा होता है जिसको जनेऊ बोलते हैं। तो मतलब इसको उन बातों में भी थोड़ा विश्वास था, विष्णु की, भगवान की, हिंदू धर्म की जो बातें थी उनमें भी विश्वास था। तो बिरसा जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके अपने बिलीव्स होते गए, तो उसने इस बात के लिए काम करना स्टार्ट करा कि हमारे यहाँ जो है हमें लिक्विड जो भी ड्रिंक कर रहे हैं उसको गिव अप करना पड़ेगा, अपने गांव को साफ़ करना पड़ेगा, और जो भी ये जो टूना वगैरह करते हैं इन सब को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये बैड प्रैक्टिसेस हैं तो हमें इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो आउटसाइडर्स का कुछ इंटरफेरेंस हमारे यहाँ कम हो सकता है। तो उसके बाद अब उसके जो फॉलोअर्स थे बिरसा के, तो वो भी बिरसा भी उनको ऐसे ड्रीम्स दिखाता था कि हमारे पास एक ग्लोरियस पास्ट था, हम उसको दोबारा लेके आ सकते हैं, मतलब एक सतयुग आ सकता है। और कैसे आ सकता है, मतलब हमारे पास एक अच्छी लाइफ होगी, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंक्समेंट्स होंगे और टैप नेचुरल स्प्रिंग्स होंगी, प्लांटेड ट्रीज़ होंगे और चार्ट्स होंगे, कल्टीवेशन होगी, हमारे पास अपना लाइवलीहुड होगा। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो अपने भाई बहनों जो अपने रिलेटिव्स को नहीं मारते थे और ऑनेस्टली जीते थे। ठीक है, तो बिरसा जो है वो चाहते थे कि लोग अपनी ही लैंड पे काम करें, बिना उनकी मर्ज़ी के कोई उनसे ज़बरदस्ती काम बाहर ना कराए। तो जब ऐसे बिरसा के विचार थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे थे कि अगर सब लोग बिरसा की बातों में आ गए तो हम इनके ऊपर रूल कैसे करेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि बिरसा की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, वो लोग समझें या फिर लोग उसको फॉलो करें। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो इनका साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं लैंड पॉलिसीज़ लेके आए, और वो लैंड पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो थे वो भी इनकी लैंड को ओवरटेक करना चाहते थे, और मिशनरीज़ जो हैं वो इनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कहीं ना कहीं सब लोग इनके अगेंस्ट थे। तो जैसे जैसे ब्रिटिश की मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ती गई, तो बिरसा भी जो है वो अपनी मूवमेंट चला रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि गाँव में लोगों से मिल रहे थे ताकि लोगों का सपोर्ट उनको मिल पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करे। ठीक है, वो सिंबल्स वो थे जो इनके गांव में फेमस थे। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छे एक पॉलिटिशियन टाइप के उनमें क्वालिटीज़ थी बिरसा में। तो उन्होंने वो कुछ बातें यूज़ की, लेकिन अब इनमें प्रॉब्लम क्या थी कि लोग इससे रिबेलियस हो गए, तो उन लोगों ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे, चर्चिज़ पे, मनी लैंडर्स और ज़मींदार्स पे, और इन्होंने एक वाइट फ्लैग को एज अ सिंबल यूज़ करा जिसका मीनिंग था बिरसा राज, मतलब हम बिरसा राज जो है वो लेके आएंगे। अब 1900 आते आते बिरसा की डेथ हो गई ड्यू टू कोलरा, और जो मूवमेंट है वो फेडेड हो गया, क्योंकि बिरसा ने अपने पीछे किसी को स्टैंड नहीं दिया था, मतलब कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद कौन फॉलो करेगा इस मूवमेंट को। तो ऐसा कोई लीडर नहीं था, ओनली बिरसा ही एक लीडर था। तो उसके बाद वो जो वो मूवमेंट थी वो फेडेड हो गई। तो इससे क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने दोबारा से वही रूल्स वही लॉज जो है वो बना दिए, और वो ट्राइबल्स जो हैं इनको टेक ओवर कर लिया डिकूज़ ने, डिकूज़ मीन्स आउटसाइडर्स ने, और जो है इनजस्टिस और अपना गुस्सा दिखाते रहे ट्राइबल्स जो थे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ठीक है, और दे डिड दिस इट इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, उन्होंने अपने तरीके से करा और अपने रिचुअल्स बनाए और अपनी ही स्ट्रगल का जो सिंबल है वो बनाया। तो इस तरह से उनकी स्ट्रगल कंटिन्यू रही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।